गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। संवैधानिक विकास कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की इस सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हमने 1600 का चार्टर एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और साथ ही हमने 1786 का अमेंडमेंट एक्ट और 1793 का जो चार्टर एक्ट था उसको हमने डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 और 1853 का चार्टर एक्ट और साथ ही हम 1858 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट पर भी बात करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं 1813 के चार्टर एक्ट में कौन कौन से प्रावधान किए गए थे। बेसिकली इस एक्ट को पारित करने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करना था। इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त तो किया गया था, लेकिन चाय और चीन के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त नहीं किया गया था, वो इस एक्ट में बना रहा था। अब हम जानेंगे इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने के पीछे कारण क्या था। तो यूरोप में फ्रांस का जो नेपोलियन था, बोनापार्ट, अपने साम्राज्य विस्तारवादी नीति के तहत ब्रिटेन के साथ युद्ध करता है और युद्ध में ब्रिटेन जीत जाता है और नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो जाती है। युद्ध में हारने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने के लिए योजना बनाता है और एक नीति लेकर के आता है, महाद्वीपीय प्रणाली, कॉन्टिनेंटल सिस्टम। तो ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम क्या था? इसमें नेपोलियन जो बोनापार्ट जो था वो अपने जो सहयोगी देश थे उनको ब्रिटिश वस्तुओं के आयात करने पर प्रतिबंध जो है वो लगा देता है, ब्रिटिश वस्तुओं को खरीदने पर रोक लगा देता है और बदले में उन देशों से वादा करता है कि जो भी उनके डिमांड्स होंगे, जो भी उनके मांगे होगी, उसको स्वयं फ्रांस जो है वो पूरा करेगा। इससे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था खतरे में आ जाती है। ब्रिटेन के जो व्यापारी जो थे उनको नुकसान हो जाता है और ब्रिटेन के व्यापारियों ने ब्रिटिश संसद पर दबाव बनाया कि वो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार जो है वो उसको समाप्त करे, ताकि वे भारत आकर दक्षिण पूर्व एशिया आकर व्यापार को पुनः जो है वो शुरू कर पाए। राइट। हालांकि देखिए, जो बोनापार्ट का जो महाद्वीपीय जो प्रणाली था, कॉन्टिनेंटल सिस्टम था, वो पूरी तरीके से फेल हो गया था, क्योंकि जो भी उसके पार्टनर देश थे जिनसे उसने वादा किया था कि उनकी मांगे, उनकी जो डिमांड होगी उसको वो पूरा करेगा, तो उनके जो भी डिमांड्स थे उसको वो पूरी नहीं कर पाया था। इसलिए ये जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो बोनापार्ट लेके आया था वो पूरी तरीके से फेल हो जाता है। तो यही कारण थे 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसको पारित किया गया था। तो इसमें देखिए क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासन जो था उसको 20 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। देखिए, प्रति 20 वर्ष बाद चार्टर एक्ट आते थे और कंपनी के जो शासन है उसको 20 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया जाता था। और इस एक्ट में भी यही किया गया, कंपनी के जो शासन है उसको 20 वर्ष के लिए यानी 1833 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया। और साथ ही देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था, जो ट्रेड मोनोपोली जो था, उसको समाप्त किया गया। लेकिन याद ये आपको रखना है कि इसमें कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त तो किया गया था, लेकिन चाय और चीन के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार था कंपनी का वो समाप्त नहीं किया, वो बना रहता है। और आगे हम देखेंगे 20 वर्ष बाद एक और चार्टर एक्ट आएगा, 1833 का चार्टर एक्ट। उसमें कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार जो है उसको पूरी तरीके से समाप्त किया जाता है, यानी चाय और चीन के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार जो बना रहा था 1813 के चार्टर एक्ट में, उसको भी 1833 में पूरी तरीके से समाप्त जो है वो किया जाता है। अब अगला प्रावधान देखिए, प्रति वर्ष शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान जो है वो किया गया। इस एक्ट में कहा गया कि प्रति वर्ष जो है वो ब्रिटेन क्या करेगा, 1 लाख रुपए जो है वो शिक्षा पर खर्च करेगा। और इस एक्ट के तहत जो भी ईसाई मिशनरीज थे उनको अनुमति दे दी गई कि वो भारत आकर अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जो है वो कर सकते हैं। राइट। तो ये पॉइंट्स मैंने 1813 के चार्टर एक्ट के यहाँ पे लिखे हैं। राइट। उसके बाद देखिए, अब हम बात करेंगे 1833 के चार्टर एक्ट पर। अब इसमें भी क्या किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट पर, जो कि 1813 के बाद 20 वर्ष बाद आया था। तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को आगे फिर से 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, 1853 तक के लिए बढ़ा दिया गया। और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। जो मैंने यहाँ पे जो चीज़ कही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार जो था, जो कि चाय का व्यापार और चीन के साथ जो व्यापार करने में जो एकाधिकार इनका जो बना रहा था, उसको भी पूरी तरीके से 1833 के चार्टर एक्ट में समाप्त कर दिया गया। अब देखिए, इस एक्ट के तहत केंद्रीकृत प्रशासन की नींव रखी गई। राइट। शक्तियों का केंद्रीकरण जो है वो किया गया। शक्तियां जो है वो एक ही जगह पर दे दी गई, जो कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल जो था उसको क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इंपॉर्टेंट है, देखिए बंगाल का जो गवर्नर जनरल जो था, तो देखिए पहले तो 1773 में बंगाल का गवर्नर था।
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर जो था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब यहाँ पे 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसको बंगाल का क्या बना दिया जाएगा, गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। और पूरी पावर जो है वो किसको दे दिया जाएगा, भारत के गवर्नर जनरल को दे दिया जाएगा, राइट। और जो बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वही क्या बनता है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। और ये बनने वाला व्यक्ति था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी का क्या होता है, तो बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधि बनाने की जो शक्ति है उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। और भारत के लिए जो विधि बनाएगा वो कौन बनाएगा, भारत का जो गवर्नर जनरल होगा और उसके जो परिषद होगा वो जो है वो पूरे भारत के लिए विधि बनाएगा, राइट। पूरे भारत के लिए गवर्नर जनरल को विधि बनाने की क्या दे दी गई, शक्ति दे दी गई। भारत का जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद पूरे भारत के लिए विधि बनाएगी, राइट। तो ये पॉइंट्स हो गए। उसके बाद देखिए गवर्नर जनरल की परिषद की जो संख्या है उसको 3 से बढ़ा करके कितना कर दिया, 4 कर दिया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल की परिषद की जो संख्या थी वो कितनी थी, 4 थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट आता 1784, उसमें गवर्नर जनरल की परिषद की जो संख्या थी उसको 4 से कम करके कितना कर दिया जाएगा, 3। और उसमें शर्त रखी जाएगी कि उन तीनों में से एक जो है वो क्या होना चाहिए, कमांडर इन चीफ होना चाहिए, राइट। तो अब यहाँ पे 1833 के चार्टर एक्ट में जो गवर्नर जनरल की परिषद की जो संख्या थी उसको 3 से बढ़ा करके कितना कर दिया, 4 कर दिया। अब यहाँ पे भी शर्त रखी गई कि जो चौथा सदस्य होगा वो कौन होगा, विधि अधिकारी होगा। और पहला विधि अधिकारी लॉ ऑफिसर जो है वो किसको बना दिया गया, लॉर्ड मैकाले को बनाया। तो इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, चौथा सदस्य कौन होगा, विधि अधिकारी होगा। अच्छा, और यहाँ पे एक चीज देखिए, नोट करिएगा, यहाँ पे जो विधि का अधिकारी है ये पूर्ण सदस्य नहीं था, पूर्ण सदस्य नहीं था, राइट। मतलब कि इसको मतदान करने का अधिकार नहीं था। मतलब कि इसमें विधि सदस्य तो बनाया गया किसको जी, विधि अधिकारी बनाया गया लॉर्ड मैकाले को, लेकिन जो विधि अधिकारी जो था वो पूर्ण सदस्य नहीं था, उसको मतदान करने का अधिकार इस एक्ट में नहीं दिया गया था। अगला एक्ट आएगा 1853 का एक्ट, उसमें जो विधि अधिकारी जो है उसको पूर्ण सदस्य बना दिया जाएगा और उसको मतदान करने का अधिकार जो है वो दिया जाएगा, राइट। अब देखिए अगला प्रावधान जो है, सिविल सेवाओं के चयन में खुली प्रतियोगिता करवाने का प्रावधान जो है वो किया गया। इस एक्ट के तहत कहा गया कि जो सिविल सर्विसेज का जो चयन किया जाएगा उसमें खुली प्रतियोगिता की जाएगी, उसमें कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है वो नहीं किया जाएगा। तो धर्म, रंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी भारतीय को कंपनी के पद से वंचित नहीं किया जाएगा जिसके वो योग्य है। तो ये प्रावधान लाया गया, खुली प्रतियोगिता करवाने का प्रावधान। अब इसमें क्या होता है, देखिए ये जो प्रावधान जो लाया गया वो लागू नहीं हो पाता है क्योंकि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है, निर्देशक मंडल, इसका विरोध करती है और इसको लागू नहीं किया जाता, राइट। और 1853 का जो अगला एक्ट आएगा इसको उसमें लागू किया जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, भारत में दास प्रथा को समाप्त करने का प्रावधान इस एक्ट के तहत लाया गया, लेकिन दास प्रथा का जो अंत होता है 1843 में होता है, लॉर्ड एलनबरो द्वारा दास प्रथा का जो है वो अंत किया जाता है। तो जो प्रावधान जो किया गया था वो तो 1833 के एक्ट में किया गया था, लेकिन जो इसका अंत जो किया जाएगा वो 1843 में किया जाएगा, 10 वर्ष बाद। इस एक्ट के तहत विधि आयोग के गठन जो है वो, इस एक्ट के तहत विधि आयोग का गठन किया गया और पहले जो विधि अध्यक्ष बने वो कौन बने, लॉर्ड मैकाले जो है वो विधि अध्यक्ष बनाया गया। इसमें देखिए पहली बार गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत सरकार कर दिया, राइट। गवर्नर जनरल के नाम को बदल करके क्या कहा, वो भारत सरकार होगा। और गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसका नाम बदल करके क्या कर दिया, इंडिया जो है वो काउंसिल जो है वो कर दिया 1833 के चार्टर एक्ट में। तो 1833 के जो चार्टर एक्ट में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे 1853 के चार्टर एक्ट पर। तो देखिए जो 1853 का जो चार्टर एक्ट था ये अंतिम चार्टर एक्ट था, इसके बाद कोई भी चार्टर एक्ट नहीं आया था। प्रत्येक 20 वर्ष बाद चार्टर एक्ट आते थे और कंपनी के जो शासन है उसको आगे 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता था, लेकिन इसके बाद कोई भी चार्टर एक्ट नहीं आया, ये अंतिम चार्टर एक्ट था। इस एक्ट में कंपनी के जो शासन है उसको आगे 20 वर्ष के लिए नहीं बढ़ाया गया। इसमें कहा गया कि कंपनी के जो शासन है उसको कभी भी जो है वो समाप्त किया जा सकता है, उसको संसद के अधीन जो है वो कभी भी किया जा सकता है। तो आपको याद ये रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1853 का जो चार्टर एक्ट है वो अंतिम चार्टर एक्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट जो है,
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 12 सदस्यों की केंद्रीय विधान परिषद का गठन जो है वो किया गया। केंद्रीय विधान परिषद, तो क्या था ये केंद्रीय विधान परिषद? एक तरह से जो केंद्रीय विधान परिषद है वो संसद की तरह कार्य करती थी, संसद की तरह। और इसमें जो सदस्य होते थे 12 सदस्यों की बनाई गई केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। तो 12 सदस्य उसमें कौन कौन से थे, चलिए देखते हैं। देखिए 4 जो सदस्य हैं, जो गवर्नर जनरल की परिषद में जो 4 सदस्य होते थे ना, तो वही 4 सदस्य इसमें आएंगे। और गवर्नर जनरल और जो 4 सदस्य हैं ये तो मुख्य कार्यकारिणी होगा, मेन सरकार यही है, ठीक है। तो 4 सदस्य तो ये हो गए गवर्नर जनरल की जो परिषद में है। और इसमें 6 + 2 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए। अब देखिए 6 कहाँ से आएंगे? एक सदस्य जो होगा कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की जो मुख्य न्यायाधीश है वो होगा एक सदस्य, और एक सदस्य होगा कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होंगे वो होंगे, राइट। और जो 4 सदस्य हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जो 4 सदस्य हैं वो स्थानीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अब स्थानीय सरकार देखिए कहाँ की? बंगाल, बंबई, मद्रास और उत्तर पश्चिमी प्रांत की के जो स्थानीय निकाय हैं, लोकल जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा नियुक्त किया गया जाएगा 4 सदस्यों को। तो ये कितने हो गए जी? 6, 4, 5 और 6 हो गए, और 6, 4, 10 हो गए। तो 4 सदस्य तो जो मुख्य कार्यकारिणी है गवर्नर जनरल की जो परिषद में सदस्य हैं वो आएंगे, और 6 ये हो गए, राइट। और बचे कितने? 2। तो 2 सदस्य अगर गवर्नर जनरल चाहे तो लोक अधिकारी को नियुक्त कर सकता है। यदि गवर्नर जनरल चाहे तो 2 सदस्य नियुक्त कर सकता है केंद्रीय विधान परिषद में। तो ये टोटल कितने हो गए? देखिए ये तो हो गया जी आपका 4, यहां से आ गया 4 सदस्य। ये तो है मुख्य जो कार्यकारिणी है गवर्नर जनरल प्लस 4 सदस्य, और यहाँ एक सदस्य कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट से आएगा जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, और एक सदस्य कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, और 4 जो सदस्य आएंगे वो स्थानीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो ये कितने हो गए? ये हो गए जी टोटल 6 सदस्य। ये है 6 सदस्य, और 2 आगे यहाँ से 2 सदस्य जो है वो यहाँ से आ गए, ठीक है। 2 सदस्य आपके कहाँ से आ गए? इधर से, और 4 सदस्य हो गए ये 6 सदस्य हो गए ये 4, 5 और 6। तो टोटल कितने बन गए जी? टोटल बन गए ये 12। 6, 4, 10, 2, 12। अब ये जो 8 सदस्य हैं, ये जो 8 सदस्य हैं, 8 सदस्य ये क्या है? अतिरिक्त सदस्य है। आपको ये याद रखना है, ये अतिरिक्त सदस्य है, अतिरिक्त सदस्य है, राइट। तो टोटल कितने बन गए? 12 सदस्य बन गए। अब यहाँ पे अलग से मैंने अतिरिक्त सदस्य क्यों लिखवाए हैं? तो मेन कार्यकारिणी तो देखिए जो 4 सदस्य और गवर्नर जनरल है यही है, लेकिन जो 8 सदस्य इसमें जोड़े गए थे 6 + 2, तो ये अतिरिक्त सदस्य हैं। इनके पास उतनी पावर नहीं दी गई जितनी कि ये जो 4 सदस्य हैं इनके पास है। मतलब ये है कि जो अतिरिक्त सदस्य जो है वो केवल इनका जो है वो विधि बनाने में सहयोग करेंगे, राइट। इनके पास पावर्स उतनी ज़्यादा नहीं दी गई, इनको विधि बनाने में सिर्फ सहयोग करने के लिए रखा गया। और गवर्नर जनरल के पास देखिए वीटो पावर तो है ही, वो अपने परिषद के जो निर्णय है उसको कभी भी निरस्त कर सकता है, वीटो पावर गवर्नर जनरल के पास है। और ये सिर्फ सहयोग करेंगे, सलाह देंगे, और इनके द्वारा दी गई सलाह उसको गवर्नर जनरल मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, राइट। तो यहाँ पे केंद्रीय जो विधान परिषद जो है, जो संसद है, इसमें कितने सदस्यों का गठन किया गया? कितने सदस्य? 12 हो गए। 4 ऑलरेडी थे और 8 जो है वो नए आ गए। तो इसको क्या कहा गया? केंद्रीय विधान परिषद, राइट। उसके बाद देखिए इस अधिनियम के तहत पहली बार गवर्नर जनरल की विधायिका और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया, राइट। गवर्नर जनरल की जो विधायिका थी, गवर्नर जनरल की जो विधायिका थी और जो प्रशासनिक कार्य है उसको अलग कर दिया गया। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो विधायिका है, विधायिका, ठीक है, यही होगी संसद, है ना। तो ये जो केंद्रीय विधान परिषद है वो क्या है? संसद है। और इसी में से संसद से ही जो है वो क्या निकल करके आया? कार्यपालिका, जो कि प्रशासनिक काम करेगा, कार्यपालिका। विधायिका संसद है, कार्यपालिका जैसे अभी वर्तमान में भी अगर आप देखे हैं तो विधायिका क्या है? संसद है। और उसी संसद में से कार्यपालिका जो है वो होती है, निकल करके आती है, जो कि प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद जो है वो होते हैं कार्यपालिका में, राइट। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, जो ये है पूरी जो केंद्रीय विधान परिषद है वो पूरी विधायिका है, और इसमें से जो कार्यपालिका है वो कौन है? गवर्नर जनरल प्लस जो 4 सदस्य हैं जो मुख्य कार्यकारिणी है।
तो यहाँ पे इस अधिनियम के तहत पहली बार गवर्नर जनरल की जो विधायिका है और जो प्रशासनिक कार्य हैं यानी जो कार्यपालिका है उसको क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं एग्जाम्स में और काफी सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि किस एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल के जो विधायिका और जो प्रशासनिक कार्य जो है वो उसको अलग किए गए थे। या ये भी पूछा जा सकता है किस एक्ट के तहत कार्यपालिका और न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका को अलग किया गया था, राइट। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, विधि अधिकारी जो था उसको पूर्ण सदस्य बना दिया गया। इस एक्ट के तहत जो विधि अधिकारी था, लॉ ऑफिसर जो था, उसको पूर्ण सदस्य बना दिया गया। 1833 का जो एक्ट था, इससे जो पिछले वाला एक्ट था, उसमें गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें जो संख्या जो 3 थी उसको कितना कर दिया था, 4 कर दिया था, राइट। और उसमें शर्त रखी गई थी कि चौथा सदस्य जो है वो कौन होगा, वो गवर्नर विधि अधिकारी होगा, राइट। अब यहाँ पे विधि अधिकारी जो था उसको पूर्ण सदस्य बना दिया गया, मतदान करने का अधिकार दिया गया, क्योंकि 1833 के चार्टर एक्ट में उसको मतदान करने का अधिकार नहीं था, उसको पूर्ण सदस्य नहीं बनाया गया था, राइट। तो ये पॉइंट्स हो गए। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें जो अगला प्रावधान जो किया गया था, सिविल सेवाओं में योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता का सफल आयोजन जो है वो किया गया। हालांकि देखिए जो प्रावधान लाया गया था 18 जो है वो 33 के एक्ट में लाया गया था, हम डिस्कस भी कर चुके थे उसको, और वहां पे मैंने आपको बताया भी था वो लागू नहीं हो पाया था क्योंकि जो निर्देशक मंडल जो है उसके विरोध करने से इसको लागू नहीं किया गया था, और 1853 के चार्टर एक्ट में इसको जो है वो लागू कर दिया जाएगा। और इसके लिए 1854 में मेकाले समिति का गठन जो है वो किया गया। इंपॉर्टेंट है, मेकाले समिति सिविल सेवाओं के लिए मेकाले समिति का गठन 1854 में किया गया। इस एक्ट के तहत देखिए असम, बर्मा और मध्य प्रांत का गठन किया गया। नए प्रांत बनते हैं इस एक्ट के तहत, असम, बर्मा और मध्य प्रांत। और कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर जो है को इस एक्ट के तहत नया प्रेसिडेंसी बनाने की शक्ति दे दी गई और प्रांत के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त कर सकता था। अब जो निर्देशक मंडल है जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इसका गठन किया गया था, जिसमें कितने सदस्य थे आप कमेंट करके बताएंगे। 1773 में जो निर्देशक मंडल जो था उसमें कितने सदस्य थे, ठीक है। तो अब इसमें कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर्स था उसको पावर दिया गया कि वो नया प्रेसिडेंसी जो बना सकता है उसका गठन कर सकता है, और साथ ही उस प्रांत के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जो प्रशासक जो है वो उसको नियुक्त कर सकता है, राइट। और 1859 में पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर किसको बना दिया गया, जॉन लॉरेंस को, ठीक है, जो कि पहले मुख्य आयुक्त थे वहां के पंजाब के, और इन्हीं को जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया, जॉन लॉरेंस को। अगला प्रावधान देखिए, निर्देशक मंडल की संख्या कितनी थी, 24 थी। 24 से कम करके कितना कर दिया, 18 कर दिया, और इनमें से 6 लोगों को ब्रिटिश क्राउन जो है वो नियुक्त करेगा। तो निर्देशक जो मंडल थी इसकी संख्या, इसमें सदस्य कितने थे, 24 थे। अब 24 से कम करके कितना कर दिया, 18 कर दिया, और यहाँ पे कहा गया इनमें से 6 लोगों को जो ब्रिटिश क्राउन है वो जो है वो क्या करेगा, नियुक्त करेगा, राइट। तो देखिए धीरे धीरे संसद जो है वो दबाव बना रही है किस पर, कंपनी पर, और शक्तियां जो है वो किसके पास जा रही है, संसद के पास जा रही है। और इस अधिनियम के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए अलग गवर्नर का प्रावधान जो है वो किया गया। अब देखिए 1833 का चार्टर एक्ट था, इसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ठीक है। जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा वही कौन होगा, भारत का गवर्नर जनरल होगा। और जो गवर्नर जनरल जो था भारत का, वो पूरे भारत के लिए क्या बना सकती है, विधि बना सकती है। 1833 के चार्टर एक्ट में ऐसा जो है वो प्रावधान किया गया था। और यही जो भारत का गवर्नर जनरल होगा वो कौन होगा, बंगाल का जो प्रशासन है वो भी कौन देखेगा, यही देखेगा। मतलब कि बंगाल का गवर्नर भी कौन होगा, भारत का जो गवर्नर जनरल है वही होगा, राइट। तो जो भारत के जो गवर्नर जनरल है उसकी परिषद जो थी उसके पास जो है वो कार्य बहुत ज्यादा हो गए थे, क्योंकि पूरे भारत के लिए भी विधि बनाना था, साथ में बंगाल का प्रशासन भी देखना था। इसीलिए अब यहाँ पे लगा कि बंगाल के लिए अलग से गवर्नर होना चाहिए, राइट। और इस एक्ट के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए अलग गवर्नर का प्रावधान जो है वो किया गया। तो ये पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस कर लिया 1853 के जो चार्टर एक्ट में। अब हम 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम है उस पर बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए थे। तो देखिए सबसे पहले तो जो कंपनी, भारत में जो कंपनी जो थी, कंपनी के जो शासन है उसको समाप्त कर दिया गया। भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन का शासन जो है वो भारत में शुरू हो गया।
तो 1858 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के तहत भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और अब भारत में शासन कौन करेगा? सीधा शासन जो है वो किसका होगा? ब्रिटिश क्राउन का होगा, राइट। और इस एक्ट के तहत अब जब कंपनी का शासन नहीं रहा भारत में, तो कंपनी को नियंत्रित करने के लिए दो संस्थाएं थी। एक तो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक था आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब उसको भी समाप्त कर दिया जाएगा। तो इस एक्ट के तहत निर्देशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और नियंत्रक बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त जो है वो कर दिया गया, जिसका काम क्या था? कंपनी को नियंत्रित करना था। एक व्यापारिक मामलों में कंपनी को नियंत्रित करता था और एक जो है वो राजनीतिक मामलों में कंपनी को नियंत्रित करता था। आप कमेंट करके बताएंगे ये जो दो संस्थाएं बनी थी वो कौन से एक्ट में इसका गठन जो है वो किया गया था, राइट। और देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के स्थान पर अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त किया गया, क्योंकि कंपनी का शासन भारत में समाप्त हो चुका था। अब देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के स्थान पर ब्रिटेन में एक गृह सरकार बनाई जाएगी, होम गवर्नमेंट बनाया जाएगा। और इस होम गवर्नमेंट में एक पद बनाया गया जो कि कौन होगा? राज्य सचिव होगा, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को तो समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर अब ब्रिटेन में एक गृह सरकार, एक होम गवर्नमेंट बनाया। और ये जो होम गवर्नमेंट है इसमें एक पद बनाया गया और वो पद कौन होगा? उसका नाम क्या दिया गया? भारत सचिव। और भारत सचिव जो है वो कौन होता था? वो होता था ब्रिटेन का कैबिनेट मंत्री। ब्रिटेन का कैबिनेट मंत्री जो है वो होता था, ठीक है। और साथ ही ये जो भारत सचिव है, ये जो भारत सचिव बनाया गया एक पद, इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की परिषद बनाई गई और इसको क्या कहा गया? भारत परिषद। भारत परिषद जो है वो कहा गया, जो कि कहाँ होगा? ब्रिटेन में होगा, राइट। ब्रिटेन में गृह सरकार बनाया गया, होम गवर्नमेंट बनाया गया और इस गृह सरकार में एक पद बनाया गया भारत सचिव। और ये भारत सचिव कौन होगा? ये भारत का व्यक्ति नहीं होगा, ये होगा ब्रिटेन का कैबिनेट मंत्री होगा, ठीक है। और इस भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की ब्रिटेन में एक परिषद बनाई गई जिसको भारत परिषद कहा गया और ये कहाँ होगा जी? ब्रिटेन में होगा। और जो पहला सचिव बना था, पहला भारत सचिव, वो कौन था? लॉर्ड स्टैनले। तो लॉर्ड स्टैनले को पहला जो है वो भारत जो है वो सचिव जो है वो बनाया गया था। अब देखिए, ब्रिटेन में गृह सरकार है और गृह सरकार में एक पद बनाया गया जी, भारत सचिव। और भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की क्या है? भारत परिषद है और ये कहाँ है जी? ब्रिटेन में है। और इसके नीचे ये नियंत्रित करेगा किसको? देखिए, इसके नीचे भारत में क्या है? केंद्रीय विधान परिषद। केंद्रीय विधान परिषद का गठन 1853 के एक्ट में हुआ था, केंद्रीय विधान परिषद। और केंद्रीय विधान परिषद में जो है वो कितने सदस्य थे? इसमें जो है वो सदस्य हैं जी, कितने जी? 12 सदस्य हैं। तो 12 कौन कौन है? देखिए, इसमें गवर्नर जनरल प्लस 4 सदस्य हो गए। एक तो गवर्नर जनरल हो गया, गवर्नर जनरल को काउंट नहीं करेंगे तो 4 सदस्य हो गए जो कि कार्यकारिणी है, मुख्य कार्यकारिणी है। और इसके अलावा 6 + 2 जो है वो अतिरिक्त सदस्य 1853 में जोड़े गए थे, जो कि सिर्फ गवर्नर जनरल की परिषद को विधि बनाने में क्या करेगा? सहयोग करेगा। तो ये कहाँ है? केंद्रीय विधान परिषद जो है वो भारत में है। और जो भारत सचिव और जो भारत परिषद है वो कहाँ है जी? ब्रिटेन में है, जो भारत में क्या करेगा? शासन करेगा। मतलब कि इसके तहत जो है वो जो भारत में जो गवर्नर जनरल होगा वो भारत पर क्या करेगा जी? शासन करेगा। अगर हम बात करें, देखिए, जो भारत सचिव है, भारत सचिव और जो भारत परिषद है जिसमें कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं। भारत सचिव को वेतन तो जो दिया जाएगा वो कहाँ से दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से। भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। फिर 1919 का एक एक्ट आएगा, उसमें जो भारत सचिव और जो भारत परिषद है, भारत परिषद, यहाँ पे आप भारत परिषद लिखेंगे, भारत सचिव और जो भारत परिषद को जो वेतन दिया जाएगा वो फिर ब्रिटेन के राजस्व से दिया जाएगा। अभी जो इनको वेतन दिया जा रहा है वो भारतीय राजस्व से दिया जा रहा है। और ये जो भारत सचिव और जो भारत परिषद है, इसको जो है, देखिए, 1935 में भारत परिषद, भारत जो परिषद है जिसमें कितने सदस्य हैं जी? भारत परिषद में 15 सदस्य हैं। भारत परिषद को समाप्त कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। और 1947 के एक्ट में भारत जो सचिव पद है
भारत सचिव, इसको भी समाप्त कर दिया जाएगा। राइट, तो ये आप यहाँ पे साथ में नोट कर लेंगे। जो भारत सचिव और भारत परिषद जो है उसको वेतन जो अभी दिया जाएगा 1858 के एक्ट में भारत राजस्व से दिया जाएगा। बाद में 1919 का एक्ट आएगा जिसमें जो वेतन दिया जाएगा इनको वो ब्रिटेन के राजस्व से दिया जाएगा, और 1935 में जो भारत परिषद है उसको समाप्त कर दिया जाएगा, और 1947 के एक्ट में भारत सचिव जो है उसी को पूरा जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये है। और देखिए साथ में इसमें प्रावधान क्या किया गया था, भारत का जो गवर्नर जनरल है उसको भारत का क्या बना दिया जाएगा, वायसराय बना दिया जाएगा। अब जो भारत का गवर्नर जनरल होगा वो भारत का वायसराय होगा। भारत का वायसराय का मतलब है कि वो सीधा जो है वो सम्राट का क्या होगा, प्रतिनिधि होगा। वो सम्राट के माध्यम से भारत में क्या करेगा, शासन करेगा। और भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल जो था उसी को क्या बना दिया गया, भारत का प्रथम वायसराय बना दिया गया। और ये बनने वाला व्यक्ति जो है वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग। इसमें व्यक्ति सदस्य को चेंज नहीं किया जाता है, व्यक्ति को चेंज नहीं किया गया, इसमें पद को चेंज किया गया। तो भारत का जो गवर्नर जनरल है उसको भारत का क्या बना दिया गया, वायसराय जो है वो बना दिया गया। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल का जो गवर्नर जो था उसको क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर उसके बाद अगला जो एक्ट आया था 1833 का एक्ट। तो 1833 के एक्ट में बंगाल का जो गवर्नर जनरल जो था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब यहाँ पे 1858 का जो एक्ट आया, भारत सरकार अधिनियम, इसमें जो भारत का जो गवर्नर जनरल है उसको क्या बना दिया जाएगा, भारत का वायसराय जो है वो बना दिया जाएगा। और भारत के प्रथम वायसराय जो है वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग। और इसमें देखिए इस एक्ट के तहत 1 नवंबर 1958 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र को पढ़ा। ठीक है, और भारत के लोगों ने इसे, भारत के जो बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने इसको मेग्ना कार्टा की संज्ञा दी। मेग्ना कार्टा का मतलब होता है बहुत बड़ा अधिकार, महान अधिकार। तो यहाँ पे इस घोषणा पत्र में जो महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था जिसको लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ा था 1 नवंबर 1958 को, इसमें बहुत सारे वादे किए गए थे, बहुत सारे अधिकार जो है वो भारत को देने की बात कही थी, भारतीय राजाओं की सम्मान करने की बात कही थी। और इन्होंने इसमें कहा था कि जो ब्रिटिश जो क्षेत्र है भारत में उसका विस्तार अब नहीं किया जाएगा, जितना विस्तार होना था हो गया था, इसके बाद अब कोई भी विस्तार आगे जो है वो नहीं किया जाएगा। और भारतीय जो परंपराएं थी उसके सम्मान करने की भी बात कही थी। तो बहुत सारे अधिकार भारत को देने की बात कही थी, इसीलिए भारत के बुद्धिजीवियों ने 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम के तहत जो महारानी विक्टोरिया ने जो घोषणा पत्र जो लेकर के आई थी उसको मेग्ना कार्टा की संज्ञा जो है वो दी थी। तो आज की क्लास में हमने 1813 से लेकर के 1858 तक के जो एक्ट भारत में लाए गए थे उसको हमने कवर कर लिया है। देखिए आप इसके नोट्स जो है वो बनाते रहिएगा साथ में, और जो भी आपके डाउट्स रहेंगे उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।